नमस्कार। हमारे प्रधान सेवक की ये खासियत है कि वो हर आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। ये मुहावरा अब चलन में आ गया है, आपदा में अवसर, कि जहाँ मुसीबत हो वहाँ पर भी उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लो और उसको अपॉर्चुनिटी बना दो। कोरोना बहुत बड़ी मुसीबत है, पूरी दुनिया की मुसीबत है, तो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में मुसीबत आ रही है। लेकिन उस आपदा में भी एक अवसर बन गया। मैं नहीं कहता कि प्रधान सेवक या हमारी उनकी टीम ने बनाया, बन गया कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहे थे वो कोरोना की वजह से बंद हो गए। शाहीन बाग की तर्ज पर लाखों लोग पूरे भारत में सैकड़ों जगहों पर उस तरह के प्रदर्शन कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। हाँ, वो बंद हो गए क्योंकि कोरोना की वजह से आप इकट्ठा नहीं हो सकते, ख़तरनाक है सबके लिए। तो वो आपदा में वो अवसर तो बन गया, लेकिन जो बनाया गया अवसर वो था पीएम केयर्स रिलीफ फंड। तो पीएम केयर्स फंड जो था, पीएम केयर्स फंड जो है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और इसका हिसाब किताब हमें चाहिए कि जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो कहाँ से कितने पैसे आए हैं और कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। और इसमें ये था कि जो पीएम केयर्स हैं, इसके फंड है, इसके जो मुखिया हैं, इसका जो चीफ हैं वो प्रधानमंत्री है, सरकार ही ऑपरेट करती है, पीएमओ से ऑपरेट होता है, ठीक है। इसमें राजनाथ सिंह भी हैं, इसमें वित्त मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमन। लेकिन जो इसका ऑडिट है वो ना तो संसद के दायरे में आता है, ना ही ये फंड सवालों के दायरे में आता है संसद के, ना ही इसका ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी महालेखाकार इसके दायरे में आता है। इसका ऑडिट करेगी एक प्राइवेट फर्म है, मेसर्स SARC एसोसिएट्स है। 3 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है जबकि इस फंड में जो पैसा है वो सरकारी पैसा भी है, आम नागरिकों का पैसा भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। उसका हिसाब किताब हम क्यों नहीं मांग सकते? ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता। मैं आपको बता दूं कुछ बातें। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। पीएमओ ने आरटीआई आवेदन पर कोई भी जानकारी देने से अभी तक इनकार किया है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको देना, जो इस ऑफिस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब ध्यान हट जाएगा असली काम से। हम इन्हीं सवालों के जवाब देते रह जाएंगे, लिहाजा जवाब ही नहीं देने, ठीक है। एक आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, रिटायर्ड कमांडो लोकेश बत्रा ने आरटीआई फाइल की थी। उन्होंने पीएमओ में अप्रैल 2020 के बाद से हर महीने आने वाले कुल आरटीआई एप्लीकेशंस, अपील्स और डिस्पोजल का ब्यौरा मांगा था कि कितनी आरटीआई आई, कितनी अपील्स आई, आप हमें बताइए। उसमें यही कहा गया कि आपकी ओर से जो जानकारी मांगी गई है वो दफ्तर में कंपाइल ही नहीं की गई है। प्रधानमंत्री स्तर का जो दफ्तर है, अगर उसमें ही पारदर्शिता ना हो इस फंड को लेकर, आरटीआई के दायरे में नहीं आता, सीएजी के दायरे में नहीं आता, संसद में सवाल नहीं पूछे जा सकते और चैरिटेबल ट्रस्ट इसको कहा गया है, तो ये अपने आप में किस तरह का संकेत है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की एक शर्त है। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। जो कुछ सवाल मतलब रह गए हैं जिनके जवाब हमें चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। हकीकत ये है कि एक एनडीआरएफ फंड है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड है। एक एसडीआरएफ फंड भी है हर स्टेट के, हर राज्य के, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स। भला पैसा उनमें क्यों ना जाए? तो ये जो रिट पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये भी कहती थी कि ये जो पीएम केयर्स के नाम से पैसे इकट्ठे किए गए हैं, इनके पैसे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ में भेज देने चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि आप अलग से उनमें पैसे दे सकते हैं, इस पैसे को वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं, जो जिनके जवाब चाहिए। ऐसा खबरें हैं कि इंडियन रेलवेज़ ने, भारतीय रेलवे ने 151 करोड़ दिए हैं। उसके अलावा हमारी फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स और जो हमारे डिफेंस के जो हैं संस्थान, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और उनके जो मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने 500 करोड़ दिए हैं। सर्कुलर्स जारी किए गए सरकारी विभागों को, महकमों को अर्ज मतलब एक अपील करते हुए सरकारी मुलाजिमों को कि 1 दिन की तनख्वाह हर महीने आप इस फंड में दीजिए। सवाल ये है कि अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो फिर सीएजी से इसका ऑडिट क्यों नहीं होने देती, फिर आरटीआई के जवाब क्यों नहीं देती, इतना ढक छुप के क्यों मतलब ऐसा किया जा रहा है?
कितना पैसा अभी तक इकट्ठा हो गया है इसका भी जवाब नहीं है। मैं आपको कुछ और भी बता दूं, जो कहा जा रहा है कि वेबसाइट पर इसके जवाब हैं, तो वेबसाइट की एक हकीकत ये भी है, शुरू के 5 दिन में 3076 करोड़ रुपए आए। सरकार ने बाद के 5 महीनों का अभी तक कोई डेटा जारी नहीं किया है। सरकार के मुताबिक ही फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में पीएम केयर्स फंड में 39,68,000 रुपये फॉरेन करेंसी में मिले हैं। अगर हम जानना चाहें कहाँ से आए हैं, हम नहीं जान सकते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई आरटीआई नहीं चलेगी यहाँ पर, कोई सीएजी का जो ऑडिट होता है वो नहीं चलेगा। उसके अलावा 27 मार्च में आपको बता दें 2020 को 27 मार्च 2020 को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया था। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक इसमें से 3100 करोड़ रुपए कई एक्टिविटीज़ के लिए एलोकेट किए जा चुके हैं। पीएम केयर्स फंड में 2000 करोड़ रुपए मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर्स की सप्लाई में इस्तेमाल हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए एलोकेट हुए हैं। बाकी 100 करोड़ रुपए देश में कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च हुए हैं। ये दावे हैं, वेबसाइट पर ये कहा गया है। अगर हम इसकी तस्दीक करना चाहें तो ज़रूरी है कि हमें आरटीआई के ज़रिए जवाब मिलना चाहिए। ज़रूरी है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके ज़रिए इन सवालों के जवाब आने चाहिए, इन दावों की हकीकत सामने आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आरटीआई के जो जवाब आते हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डोमेन में लाना ही नहीं है। मैसेज साक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैं आपको बता रहा था, बस वही उसका ऑडिट करेंगे, आपस में ही रहेगा, ना आरटीआई के ज़रिए जानकारी, ना सीएजी के ज़रिए जानकारी। पीएम केयर्स फंड इस वक्त जो धुंध में है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये धुंध छटे और जनता को एक पारदर्शी ऐसी व्यवस्था मिले जिससे पता चले कि जहाँ जहाँ सरकारी पैसा गया है वो हमारा पैसा, टैक्स का पैसा है, चाहे वो रेलवेज़ का हो, चाहे वो फ़ौज के ज़रिए हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम के जो कर्मचारी हैं उनके ज़रिए हो, या और संस्थान हैं उनके ज़रिए हो। हमें मालूम चलना चाहिए कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है। सिर्फ वेबसाइट पर कहना कि क्लेम करना कि यहाँ 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 खर्च हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के नाम है। हमारा आज का शो भी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ केसेस हुए उनको लेकर है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण अहम केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो था सन 2009 का एक मामला प्रशांत भूषण पर, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस था, उसके खिलाफ जो प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस केस की जाँच की जाएगी, और साथ में ये सवाल भी उठाए हैं कि क्या कोई भी शख्स सिटिंग जज और जज रह चुके लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकता है। और 2 केसेस चल रहे हैं प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट के, ये उनको जहन में रखते हुए बात सामने आई है। इस मामले की सुनवाई अब 24 तारीख को होगी। जज ने कहा है, जज साहबान ने कहा कि अदालत एक नागरिक के अधिकारों पर कुछ सवाल करना चाहती है। प्रशांत भूषण ने 2009 में कहा था कि चीफ जस्टिस रहे 16 जजेस में से आधे से ज़्यादा भ्रष्ट थे, करप्ट रहे हैं। तो अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि मतलब उसमें सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान दिए जा सकते हैं, नहीं, दूसरा कि ऐसे बयान किन हालात में दिए जा सकते हैं, और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या हो जब सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ऐसे बयान हो। हाई कोर्ट जो है हमारा, उसमें एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी जज पर आरोप लगता है तो उसकी सुनवाई हो सकती है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मामला जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ही इस तरह के आरोप हो जैसे प्रशांत भूषण लगा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएं, इसकी प्रक्रिया क्या हो। शायद एक रास्ता खोला है सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले के ज़रिए कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस पूरा बन सकता है। बहरहाल अच्छी बात है बन जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई भी जवाबदेही से ऊपर ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बाकी कैबिनेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लेकिन जवाबदेही से, अकाउंटेबिलिटी से कोई ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। बहरहाल देखते हैं कि किस तरह का फैसला आता है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे समेत 41 वकीलों ने दस्तखत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों और आम लोगों के नाम एक खुली चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 13 जजों समेत 3000 से ज़्यादा वकील दस्तखत कर चुके हैं।
और ये भी मांग की गई है कि 5 जजों की बेंच के पास प्रशांत भूषण का मामला भेजा जाए। और ये इसमें ये कहा गया कि कहा तो जा रहा है कि जनता के मतलब नागरिक को कितने अधिकार हैं। हाँ, तो ये फैसला जो है आज का, ये नागरिक के अधिकारों को बहाल नहीं करता बल्कि वकीलों को बोलने से रोकेगा। वकील एक ऐसी कौम है जो पूरी तरह से जागृत कौम है, उनको बोलने से रोकेगा। और अटॉर्नी जनरल की राय भी नहीं ली गई है, जो कानून गलत है, इस चिट्ठी में कहा गया है सारा। इसके अलावा 13 रिटायर्ड जस्टिस, 166 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एकेडमिक्स और मशहूर शख्सियात के दस्तखत भी हैं। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद अपने आप को जांच के, पारदर्शिता के, जवाबदेही के, अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाता है या नहीं लाता। रोज़ की तरह विनोदवा शो का समापन एक कविता से। कविता है पंकज परवेज़ की। इनका वैसे तो नाम है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। पंकज परवेज़ के नाम से ये कविता करते हैं। इनकी कविता है, अर्ज़ क्या है, लो आ गई बहार इंसाफ हुआ है, लो आ गई बहार इंसाफ हुआ है, कातिल की जय जयकार इंसाफ हुआ है। लो आ गई बहार इंसाफ हुआ है, कातिल की जय जयकार इंसाफ हुआ है, मख्तल का हर निशान देता है गवाही, मख्तल का हर निशान देता है गवाही, मुंसिफ कहे बेकार इंसाफ हुआ है। उम्र कैद की जगह आज़ाद हो गया, उम्र कैद की जगह आज़ाद हो गया, अब राजपथ बुहार इंसाफ हुआ है, अब राजपथ बुहार इंसाफ हुआ है। चांदी की है कटार सोने की मूठ है, चांदी की है कटार सोने की मूठ है, फिर क्यों करो गुहार, फिर क्यों करो गुहार इंसाफ हुआ है। जिंदा जला दिया गया एक शख्स शहर में, जिंदा जला दिया गया एक शख्स शहर में, व्हाट्सएप धुआंधार इंसाफ हुआ है। जिंदा जला दिया गया एक शख्स शहर में, व्हाट्सएप धुआंधार इंसाफ हुआ है। सच्चाई की है पीठ झूठे की जूतियाँ, सच्चाई की है पीठ झूठे की जूतियाँ, हंसता है गुनहगार इंसाफ हुआ है, हंसता है गुनहगार इंसाफ हुआ है। घड़ियाल भी यहाँ शर्मा रहा हुजूर, घड़ियाल भी यहाँ शर्मा रहा हुजूर, रोया वो जार जार इंसाफ हुआ है। जब जार जार रोता है तो वो मगरमच्छ के या घड़ियाल के आंसू नहीं होते, जब जार जार रोता है तो। घड़ियाल भी यहाँ शर्मा रहा हुजूर, रोया वो जार जार इंसाफ हुआ है, इंसाफ हुआ है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।